माहौल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया था। सारे लोग आदर्श की तरफ ही देख रहे थे। प्रकाश चाचा भी कच्ची नींद में घर से बाहर आए। वैसे भी उन्हें आदर्श कुछ खास पसंद नहीं था। अरे भाई, क्या बात है आदर्श, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? गुड़िया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तभी आदर्श ने कहा, चाचा, मैंने आपके घर में चोर चढ़ते हुए देखा। एक पल में ही आदर्श अपनी बात से मुकर गया। उसने पलटी मार ली। गुड़िया की जान में जान आई। वो समझ गई थी कि आदर्श डर गया है। शायद गुस्से में आकर वो सब सच बताने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन आखिरी पल में रुक जाना ही बेहतर समझा। चोर का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और प्रकाश चाचा के घर के आसपास देखने लगे। कहाँ गया, कहाँ गया? लेकिन जब कहानी मनगढ़ंत हो तो चोर कहाँ से मिलेगा? किसी तरह बात बनाकर आदर्श वहां से खिसकने लगा। छोड़िए चाचा, चला गया होगा, बस बालकनी से खड़े खड़े देखा था मैंने। बच के निकल गया, नहीं तो आज पकड़ ही लेता। मामला वहीं रफा दफा हो गया। गुड़िया ने भी राहत की सांस ली। आदर्श अपने कमरे में जाकर सो गया। तो उसने गुड़िया को एक मैसेज किया, आई एम सॉरी, थोड़ा गुस्से में आ गया था मैं। दूसरी तरफ से गुड़िया का जवाब आया, मेहरबानी करके दफा हो जाओ, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। यह बात आदर्श के दिल को छू गई। उसका मन रो रहा था। वैसे ही दिन भर बहुत कुछ गलत हो गया था, लेकिन जैसे तैसे करवटें बदलते हुए वो सो गया। अगले दिन जब वो ड्यूटी के लिए निकला तो सबसे पहले माँ बाप की बात सुनी, बेटा थोड़ा ध्यान से काम करना, किसी से उलझना मत। वही टिपिकल चिंता भरी बातें। आदर्श एकदम खामोश था। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ही टूटा हुआ था। कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। आज उसने अपनी बुलेट वाली बाइक भी नहीं ली। पापा चाबी देते रहे, लेकिन उसे मना कर दिया। नहीं ठीक है, मैं ऑटो से चला जाऊँगा जब तक सर्विस वाली बाइक नहीं मिलती। गुड़िया अपने कॉलेज के लिए निकली थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अचानक से सहम गई। पलट कर देखा तो और कोई नहीं, आदर्श ही था। आदर्श उससे कुछ बात करने आया था। गुड़िया ने तमतमाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदर्श ने थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, मैं बस ड्यूटी जा रहा था, तुम भी इसी टाइम निकलती हो तो सोचा तुमसे कुछ बात कर लो। गुड़िया का चेहरा फूला हुआ था। वो खींचे हुए आवाज़ में बोली, बोलो क्या बात करनी, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। गुड़िया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है? तुम खुश रह पाओगी उस लड़के के साथ? इससे पहले कि आदर्श कुछ और कहता, गुड़िया ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल खुश रह लूंगी उसके साथ। तुम क्यों इतनी दखल अंदाजी कर रहे हो? रात को क्या ड्रामा किया था तुमने? ये कोई तरीका होता है? सोचो, अगर पापा के सामने कोई तमाशा हो जाता, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो बताओ, आज तक मेरे लिए कोई एफर्ट डाला है? दिन भर जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, ग्रूमिंग करते हो, अपने में ही मस्त रहते हो। मुझे कभी कहीं ले गए? कोई केयर दिखाई? नहीं। आदर्श, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती थी, हमेशा से, लेकिन तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। बस मैं पड़ोस में रहती थी तो एक रेंटेड इमोशन समझ लिया। गुड़िया ने उसे जमकर खरी खोटी सुना दी। पहली बार आदर्श को महसूस हुआ कि उसने गुड़िया को वैसा महत्व नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। गुड़िया ने उसे हमेशा वैल्यू दी। कोई और लड़की होती तो आदर्श को उसके पीछे भागना पड़ता, उसे मनाना पड़ता। आदर्श कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप खड़ा था। गुड़िया उसे सुनाकर चली गई। वो इतनी गुस्से में बोल रही थी कि उसके खुद के आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसे वो सारी बातें बोलते हुए। आदर्श को यूं चुपचाप और दूर जाते हुए देखना उसके लिए भी आसान नहीं था। जब आदर्श पुलिस स्टेशन पहुंचा तो बहुत ही उदास मन से अपनी कुर्सी पर बैठा, चुपचाप रजिस्टर मेंटेन कर रहा था। कांस्टेबल को लग रहा था कि शायद
कल के हादसे की वजह से उसे इतनी दुख हो रही है, लेकिन उसे क्या पता आदर्श के जहन में तो गुड़िया की बातें गूंज रही थी। कांस्टेबल ने उठकर एसएचओ से कहा, साहब आदर्श बहुत ही उदास लग रहा है, लगता है कल की बात का असर है। एसएचओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बुलाओ उसको, मैं बात करता हूँ। कांस्टेबल आदर्श के पास गया। सर, एसएचओ साहब बुला रहे हैं, जरा बैठ कर उनसे बात कर लीजिए ना। क्यों, किस लिए? फिर वो धीरे धीरे उठकर एसएचओ के कमरे की ओर गया। सर, आपने बुलाया? आदर्श ने दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा। हाँ, आओ बैठो। एसएचओ ने बड़े भाई की तरह उसे बुलाया। आदर्श को सामने कुर्सी पर बिठाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? मन बहुत उदास लग रहा है तुम्हारा, कल जो हुआ उसकी वजह से? असल में आदर्श ज़्यादा सोच तो नहीं रहा था उस हादसे के बारे में, उसके मन में गुड़िया की बातें घूम रही थी, लेकिन एसएचओ के सीधे सवाल ने उसे एक और वजह दे दी उदास होने की। वो नज़रें झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। एसएचओ ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, देखो आदर्श, मैं बहुत सालों से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, इतना तो मान लो कि तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। इतनी सी बात पर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब होता है हमारे लाइन में, आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। और समझो, पुलिस की वर्दी पहनकर भी हम कितने मजबूर होते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिस्टम के गुलाम हैं। आदर्श चुपचाप सुने जा रहा था। फिर उसने एक ही बात कही, सर, मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पुलिस की नौकरी तो कर नहीं रहे। ये सुनकर एसएचओ ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा खुद पर काबू रखते हुए बोला, देखो आदर्श, अगर तुम्हें चौधरी के खिलाफ कुछ करना है तो ज़रूर करो। यह मैं तुम्हारा सीनियर बनकर नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन सिस्टम को समझकर, सीधे सीधे सत्यवादी बनकर, ऑफिशियल तरीके से नहीं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं भी साइड से थोड़ी मदद कर पाऊंगा, लेकिन फंसे तो इतना याद रखना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम जवान हो और चौधरी के पास बहुत कुछ है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। अगर फिर भी इस दलदल में कूदना है तो सोच समझ कर कूदना। आदर्श को पिछले दिन की घटना याद आ रही थी, जब चौधरी के पहलवान ने उसका मुंह मिट्टी में रगड़ते हुए कहा था, अब दिखा दम, और कैसे सारे लोग हंस रहे थे और चौधरी ताली बजा रहा था। गुस्सा आदर्श के दिमाग पर चढ़ गया। उसने कहा, सर, देखा जाए तो वो एक क्रिमिनल है। अगर मैं एक क्रिमिनल के पीछे पड़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से हो या अनऑफिशियल तरीके से, लेकिन मैं चौधरी को छोड़ूंगा नहीं। आदर्श की आंखों में तड़प देख बलराज बोला, अगर ऐसा है तो फिर शुरुआत उसकी अलीबाग वाली फाइल से करो। उस केस के बारे में पढ़ो, फाइल ले जाओ, घर पर आराम से पढ़ना। जब फ्री होकर समझोगे तो वहीं से तुम्हें एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। लेकिन याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और ना ही किसी तरह की जिम्मेदारी लूंगा। आदर्श वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि उसे गुड़िया का मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा। लिखा था, माफ़ करना, गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। गुड़िया अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी, लेकिन बहुत उदास थी। वो दिल ही दिल में आदर्श को बहुत मानती थी। उसे इतना कुछ सुनाकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैसेज में ही माफ़ी मांग ली। यहाँ आदर्श ने जल्दी से फ़ोन उठाया और रिप्लाई किया, नहीं नहीं गुड़िया, तुमने बिल्कुल सही किया। बल्कि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें कितना फॉर ग्रांटेड लिया। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ गुड़िया, मुझे माफ़ कर देना। शायद मैंने तुम्हें खो दिया। ये मैसेज टाइप करते हुए आदर्श की आंखों में नमी आ गई थी। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत कीमती चीज़ खो दी। शायद गुड़िया उसके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा था, एक अहम हिस्सा था। किसी इंसान से सच्चा प्यार करने वाला
बहुत मुश्किल से मिलता है। वो सामने होता है पर हम पहचान नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया भी अंदर से टूट चुकी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप फिर से उसने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। सांसें तेज हो रही थी, दिल बेकाबू सा लग रहा था। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज किया, आज शाम को मिल सकते हो? रिप्लाई पढ़कर आदर्श थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सोचने लगा, जब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो गुड़िया की तो शादी तय हो गई है, तो फिर मिलकर क्या होगा। लेकिन वजह पूछने की हिम्मत नहीं हुई। गुड़िया ने पहली बार मिलने की बात की थी, ऐसे कैसे सवाल कर देता या मना कर देता। उसने बस इतना लिखा, ठीक है। जगह और वक्त तय हो गया था। एक छोटे से कैफे में दोनों शाम 7 बजे मिले, अपनी अपनी ड्यूटी खत्म करके। कैफे में बैठते ही आदर्श ने थोड़ा घबराते हुए सवाल कर लिया, अब तो कोई रास्ता नहीं है, फिर मिलकर क्या कर सकते हैं। लेकिन गुड़िया की आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने बिना झिझके सिर्फ एक सवाल पूछा, उसे कितना प्यार करते हो, सच बताना। आदर्श ने गहरी सांस ली और कहा, गुड़िया, मुझे नहीं पता तुम मुझे कितना प्यार करती हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की कभी थी ही नहीं। मैंने सच में तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी इमेजिन की थी, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि उसके लिए कभी मेहनत नहीं की। इससे पहले कि आदर्श कुछ और बोल पाता, गुड़िया ने कहा, मुझे वो सब नहीं सुनना। देखो आदर्श, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आज ऑफिस में बैठकर मैंने बहुत सोचा। ये कहते कहते गुड़िया रोने लगी। मैं किसी और इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकती सिवाय तुम्हारे। किसी और के साथ ज़िंदगी बिताना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर पापा को ये बात नहीं समझ में आती तो ना आए, भाग जाते हैं। ये सुनकर आदर्श हैरान हो गया। गुड़िया ऐसी बात कर सकती है, ये उसके लिए चौंका देने वाला था। कुछ देर तक तो वो बोल नहीं पाया। फिर हिचकते हुए उसने शब्द ढूंढे और कहा, गुड़िया, भाग जाना मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी। मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे पापा। लेकिन गुड़िया ने जवाब दिया, तो क्या करूं, कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो। आदर्श कुछ देर तक गंभीरता से सोचता रहा। फिर उसने कहा, मैं बात करूंगा प्रकाश चाचा से। गुड़िया ने घबरा कर कहा, पागल हो गए हो क्या। दोनों में काफी देर तक इस बात को लेकर बहस चली, लेकिन आखिर में एक कंक्लूजन पर उतरे और फिर दोनों ने हिम्मत जुटाई और एक अटल निर्णय के साथ प्रकाश नारायण के सामने जाकर बैठ गए। मन में ये ठान लिया था कि अगर प्रकाश नारायण ने बात नहीं मानी तो वो भाग जाएंगे। प्रकाश चुपचाप हाथ बांधे आदर्श को घूरते रहे। गुड़िया थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन आदर्श ने शांत और सुलझे हुए अंदाज में अपनी बात रखी। चाचा, आप शुरू से जानते हैं कि गुड़िया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे पता है कि आपकी नज़र में मैं गुड़िया के लायक नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश नारायण का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है और वो किसी भी पल फटेगा। लेकिन तभी अचानक से गुड़िया बोल उठी, पापा, ये हम दोनों का फैसला है। गुड़िया की बात सुनते ही प्रकाश नारायण एकदम से हैरान रह गया। उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसकी बेटी ने ऐसा कह दिया। गुड़िया तो कभी अपने पापा से कुछ बोलती नहीं थी, कभी उल्टा जवाब तक नहीं लगाया, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी बात सामने बैठकर कैसे कह दी। आखिर इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश नारायण ये सारी बातें अपनी आंखों से गुड़िया से पूछ रहा हो, बिना एक शब्द बोले। और गुड़िया सब कुछ समझ रही थी कि उसके पापा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। गुड़िया की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ पापा, मैं कभी भी आपसे ऊंची आवाज़ में नहीं बोली, लेकिन अब मैं पूरी जिंदगी घुट घुट कर तो नहीं जी सकती।
आई एम सॉरी पापा, लेकिन मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शायद आप मुझे बहुत बुरा समझें, मगर आदर्श के सिवा किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती मैं। नहीं हो पाएगा मुझसे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये कहकर गुड़िया ने हाथ जोड़ लिया। फिर आदर्श ने आगे बढ़कर कहा, एक बात और चाचा, मैं और गुड़िया दोनों लीगल एज के हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद पुलिस की नौकरी करता हूँ तो थोड़ा बहुत कानून मुझे भी समझ में आता है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे रिश्तों को स्वीकार कर लीजिए। प्रकाश आदर्श की आंखों में देख सकता था, साफ दिख रहा था कि वो पूरी बगावत के मूड में आया है, और उसके साथ उसकी बेटी भी। प्रकाश चुपचाप खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ चला गया। कुछ सोचे जा रहा था। गुड़िया और आदर्श एक दूसरे को देखते रहे। फिर गुड़िया ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सोच रहे हैं पापा? आदर्श ने कहा, पता नहीं, देखते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद प्रकाश वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई कठोरता, बस एक थकी हुई शांत सी उदासी थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझे क्या कहना। मैं जानता हूँ तुम लोग अपने मन की करके मानोगे। मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से इज्जत कमाई है, अब उसे बचाए रखने के लिए मैं कोई तमाशा नहीं होने दूंगा। गुड़िया, अगर तुम्हें ये लड़का पसंद है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी तुम्हारा नसीब, तुम्हारा अच्छा बुरा अब तो समझ ही सकती हो, तुम बड़ी हो गई हो। ये सुनकर गुड़िया को तकलीफ हुई। वो सिर झुकाकर रोने लगी। प्रकाश को भी ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच्चाई को स्वीकारने में थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। मैं तेरा कोई बुरा नहीं चाहता, मैं बस दुआ करूँगा कि भगवान तुम दोनों को खुशियाँ दे आगे की ज़िंदगी में। मैं आदर्श के मम्मी पापा से बात करता हूँ कल। ये सुनते ही गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उससे यकीन ही नहीं हुआ कि कितनी आसानी से काम हो बन गया। न कोई ड्रामा, न बखेड़ा, न चिल्लम चिल्ली। वो तो सोचकर आई थी कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ तो मामला एकदम उलट हो गया। आदर्श अब भी ये सोच रहा था कि कहीं प्रकाश चाचा उसे झांसा तो नहीं दे रहे हैं, क्या मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। वो बड़े गौर से प्रकाश चाचा की आंखों में देखता रहा। प्रकाश ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहा है, जाकर अपने मम्मी पापा से बात कर, मैं तुझसे अब बात नहीं करूँगा। आदर्श एकदम से मुस्कुराया, जी जी चाचा। ये कहकर वो खड़ा हुआ और तुरंत जाकर प्रकाश चाचा के पैर छूने के बाद खुशी खुशी वहाँ से चला गया। घर पहुँचने पर आदर्श के मम्मी पापा ने पूछा, अरे वहाँ जाकर क्या बात कर रहा था तू प्रकाश चाचा से, वो तो तुझे पसंद नहीं करते। आदर्श ने बड़े खुश होकर अपने मम्मी पापा को बताया कि क्या बातें हुई और कल प्रकाश चाचा और उनके परिवार के बीच बात होगी शादी की। ये सुनकर आदर्श के मम्मी पापा भी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उनके घर में भी जैसे खुशी आ गई थी। उस रात आदर्श चौधरी साहब की फाइल लेकर बैठा, ये जानने के लिए कि आखिर ये आदमी है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो अभी फाइल पढ़ ही रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। ये किसी प्राइवेट नंबर से था। दूसरी तरफ से कोई आदमी था जो बड़ी जल्दबाजी में बोल रहा था, गांधीनगर के ब्रिज के पास चौधरी की गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर में निकलेगी, जितनी जल्दी हो सके जाके पकड़ लीजिए, 2 नंबर का माल है। ये जैसे ही उस आदमी ने कहा, फ़ोन काट दिया। आदर्श एकदम से सोच में पड़ गया। उसने टाइम देखा, 20 मिनट लगते हैं गांधीनगर पहुंचने में। क्या उसे फ़ौरन निकल जाना चाहिए?